हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर। इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन एंड गिव टू एग्जांपल्स। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके दो एग्जांपल आपको देने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस that leads to the chemical transformation of one set of chemical substance to another। एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज होता है। एन एक्सप्लेनेशन फॉलोज। अगर इसका अपन एक एक्सप्लेनेशन देखें तो इस तरीके से होगा। कैसे कि ए केमिकल रिएक्शन involves the rearrangements of the atomic and molecular structures of substance, resulting in the formation of new substance with different properties। यानी कि केमिकल रिएक्शन है वो एक रीअरेंजमेंट होता है एटम्स और मोलिकुलर स्ट्रक्चर का, जिसमें कोई सब्सटेंस नया सब्सटेंस के अंदर क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है उसका, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी पहले वाले से डिफरेंट होती है। यानी कि जो इसका रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ उसके प्रोडक्ट से बिल्कुल ही डिफर होती है। इसके कुछ अपन डेली लाइफ के अंदर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ वुड और पेपर। किसी भी चीज़ की बर्निंग होती है जैसे कि वुड, पेपर या फिर कोई एक्सेट्रा, तो उसकी हमेशा केमिकल रिएक्शन में आती है। दूसरा, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर। अगर हम या जो आयरन है उसका ऊपर रस्ट लगती है, वो भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। एक और देखते हैं, यहाँ दो के लिए थी लेकिन यहाँ मैं आपके लिए चार लेकर आया हूँ। तो तीसरा है डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। अपनी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। और शोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना भी केमिकल रिएक्शन होती है। सेकंड है एक्सप्लेन द टर्म बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जो आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है, इस टर्म को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल देते हुए। पहला है बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन मीन्स ensuring the number of atoms of each element in the same on both the reactant and the product side of the equation in accordance with the law of conservation of mass। यानी कि केमिकल इक्वेशन का जो बैलेंस करने का मतलब होता है कि एटम्स है या एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो रिएक्टेंट और जो दूसरी साइड है कौन से प्रोडक्ट के, उधर की साइड में उनके नंबर हमेशा इक्वल होना चाहिए। और इक्वल होने के साथ साथ वो केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो करते हुए होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है गैस, ऑक्सीजन गैस टू द फॉर्म वाटर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल का बनना। तो सबसे पहले तो यह है इसकी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिसमें H2O2 और H2O बनता है। फिर हम इसके कोफिशिएंट दो लगाते हैं, किसके सामने, हाइड्रोजन के सामने और H2O के सामने, ताकि जो हाइड्रोजन के जो नंबर है 2 और 2 जा 4, तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, ये इक्वल हो जाए। फिर थर्ड जो इसकी नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन की दो हो गई तो ये दो यहाँ बैलेंस हो गया, इसलिए हम ये जो यहाँ का इस ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हुआ है वो इसके 2 से बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन आती है 2H2 प्लस O2 ट्वाइस H2O। इस तरीके से हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है उसके बारे में बताना है और एक केमिकल बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है वो लिखनी है, कौन सी, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के। तो सबसे पहले तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करने के बाद में होता क्या है कि
न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है। और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल मांगा है उसने जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये जिंक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो जिंक है ये इस जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसके कारण हाइड्रोजन को एसिड में से जिंक रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ वन एग्जांपल ईच। आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके बारे में उसको डिफ्रेंशिएट करना है और दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्मिंग ए सिंगल प्रोडक्ट, while decomposition reaction involve a single reactant breaking down into two or more products। यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते इन्वॉल्व होते हैं और वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो ब्रेक डाउन होता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे हम यहाँ देखते हैं, एक यह कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के देखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो इसलिए ये क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। थर्ड है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, राइट द बैलेंस इक्वेशन। जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है, जब उसके अंदर आयरन नेल उसमें डिप की जाती है। तो देखो, इसकी बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू से लाइट ग्रीन इसलिए हो जाता है क्योंकि आयरन है ना, इस कॉपर से, ये जो आयरन है इस कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, जिसके कारण ये इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बना लेता है। तो देखो, इसमें क्या होती है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें कॉपर सेकेंड सल्फेट है, सॉरी आयरन सेकेंड सल्फेट जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है वो बनता है और मेटेलिक कॉपर इसमें से डिपॉजिट हो जाता है लास्ट के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट रेंसिडिटी एंड सजेस्ट टू मेथड्स टू प्रिवेंट इट इन फूड आइटम। रेंसिडिटी क्या होती है और इससे बचने के दो मेथड्स आपको लिखने हैं। तो देखो, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड आइटम्स। जो रेंसिडिटी है एक प्रकार की एक स्लो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन के, जो कि फैट और ऑयली फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है, लीडिंग द टू चेंज इन देयर स्मेल एंड टेस्ट, जिसके कारण उसके चेंज आ जाता है स्मेल और टेस्ट के अंदर। जो रेंसिड फूड्स है उनमें अनप्लीजेंट ऑर्डर है, उनकी जो खुशबू है, गंध है, वो अनप्लीजेंट हो जाती है और उनका फ्लेवर चेंज हो जाता है। इससे बचने की दो मेथड देखो, एक तो पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सेकंड है पैकेजिंग इन नाइट्रोजन गैस। इसमें से अपन को फूड आइटम्स के जो टू मेथड्स मांगी थी, लेकिन अपन चार देते हैं यहाँ पे, एक रेफ्रिजरेशन और एक है स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो ये जो आप चार में से जो याद कर सको वो आपके ऊपर है। तो देखो, अगर हम जो सब्सटेंस है जैसे कि लाइक BHA यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिनाइज्ड हाइड्रोक्सिनेसोल है उसके अंदर, और BTS जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन है उसके अंदर अपन ऐड करके इस फैटी फूड को उसका ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। और दूसरा
क्या है, फूड आइटम्स को जैसे कि चिप्स हैं, इन सब के अंदर नाइट्रोजन गैस के साथ इसको पैकेज किया जाता है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज नहीं होते हैं, और एक्सपोज नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और उसका रेंसिड नहीं होगा। थर्ड है रेफ्रिजरेशन, कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। और एक है एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर इनको रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज एन एसिड, नेम टू नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स। एसिड क्या है, आपको दो नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स के नाम लिखने हैं। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो क्या है कि एसिड एक प्रकार का सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, श्योर होता है, और इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, और लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब अपन देखो, एसिड्स कैन बी ऑर्गेनिक और मिनरल, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दो नेचुरल सोर्सेज देखते हैं इसके। पहला है देखो सिट्रिक एसिड, ये सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज है, लेमन्स है, इनके अंदर पाया जाता है। दूसरा है लैक्टिक एसिड, जो कि श्योर मिल्क यानी कि खट्टे मिल्क या योगर्ट के अंदर पाया जाता है। और इसी प्रकार से एक और अपन इसमें थर्ड देख सकते हैं, वो है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स थे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पीएच स्केल एंड मेंशन द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो देखो पीएच स्केल क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, और आपको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल जो सॉल्यूशंस है उनकी रेंज को एक्सप्लेन करना है। तो देखो द पीएच स्केल इज ए logarithm scale used to specify the acidity and basicity। तो एक प्रकार के जो logarithmic स्केल होती है पीएच स्केल, जो कि एसिडिटी और बेसिसिटी को स्पेसिफाई करती है। इसका जो कोई सा भी एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इसकी रेंज 0 से 14 होती है, और हर एक पीएच है वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को बताती है। जैसे कि लेस देन 7 ये होता है एसिडिक, मोर देन 7 ये होता है एल्केलाइन या बेसिक, और फिक्स 7 जो उसके पीएच होती है वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये अपने पास पीएच स्केल थी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द reaction of hydrochloric acid with sodium hydroxide, what type of reaction it is। तो देखो आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन। तो ये है HCl और NaOH के साथ रिएक्शन करने के पर NaCl बनता है और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें होता है क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये दोनों जब रिएक्शन होगी तो इनके कारण सोडियम क्लोराइड एक साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज ए classic example of neutralization reaction where the acid and base properties are cancelled out to form a neutral salt solution and water। तो एक प्रकार से क्लासिकल एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जिसमें एक एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है और एक न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन और वाटर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, व्हाई डू एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देना है स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो देखो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस मोबाइल आयंस, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से आयोनाइज्ड वाटर के अंदर मोबाइल आयंस, हाइड्रोजन आयंस और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिससे एक एग्जांपल दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में दो प्रकार के आयन आएंगे, एक तो H+ आयन और एक होता है Cl- आयन। तो देखो व्हेन एसिड डिजोल्व इन वाटर
they deassociates into positive hydrogen ions and negative chloride ions. These free moving ions are capable to carrying इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सॉल्यूशन। तो ये जो फ्री आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करने के लिए फ्री होते हैं, जिसके कारण उस सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये अभी तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी अपने पास 40 क्वेश्चन और है। इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ साल्ट? नेम द साल्ट formed when sulfuric acid reacts with the sodium carbonate। साल्ट क्या होता है, और आपको सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होगी उसके कारण कौन सा साल्ट बनेगा उसका नाम बताना है। तो देखो, ए साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड ए बेस। साल्ट एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस की रिएक्शन के कारण बनता है, और इस रिएक्शन के कारण क्या होता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ ए मेटल और ए कार्बोनेट। तो देखो, अब एक आपके पास जो यहाँ क्वेश्चन में दिया था सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट है वो भी इस प्रकार से बनता है। अब देखना किस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करने के बाद में सोडियम सल्फेट बनता है। इसकी रिएक्शन देखो, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट बन गया, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकिंग सोडा इन डेली लाइफ विथ एन एप्लीकेशन। आपको बेकिंग सोडा की डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, एक उपयोग के साथ इसको बताना है। तो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इज यूज्ड इन कुकिंग व्हेन हीटेड और मिक्स्ड विथ एन एसिड like in baking powder. It releases carbon dioxide gas. This gas gets trapped into dough, causing the rise and becomes soft and fluffy. It is also used as an antacid to neutralize excess stomach acid। तो बेकिंग सोडा है जिसको अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ये कुकिंग में काम आता है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिसके कारण जो अपना आटा गूंदा हुआ है वो थोड़ा फूल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। इसके साथ साथ इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ एंटासिड के रूप में भी लेते हैं। जब स्टोमक में एसिड बढ़ जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ 2 एग्जांपल्स ईच। आपको मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफ्रेंशिएट करना है और 2 एग्जांपल देने हैं सबके। तो देखो, मेटल्स आर टिपिकली लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होती है, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, जबकि नॉन मेटल्स आर यूजुअली डल, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के एक एग्जांपल देखें तो मेटल का जैसे आयरन, गोल्ड है, नॉन मेटल का सल्फर और कार्बन है। इसके अलावा हम इनको एक टेबल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 अपन ने एक मुख्य रूप से इसके प्रॉपर्टी ली है, जैसे अपीयरेंस है मेटल्स शाइनी यानी कि लस्टर्स होते हैं, और नॉन मेटल्स हैं वो डल या नॉन लस्टर्स होता है। मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी, तो जो मेटल्स है मेलेबल और डक्टाइल दोनों होते हैं, जबकि ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि इनके ऊपर अगर अपन किसी चीज़ से वार करें तो ये ब्रिटल बिखर जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, जबकि ये चद्दर और की तरफ फैल जाते हैं। कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मेटल्स, और नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो ये जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों ही स्टेट में पाई जाती है, जबकि मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। केवल एक मरकरी है जो इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मेटल है। क्वेश्चन 14 है,
व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेंशन इट्स यूज़। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, आपको इसके यूज़ मेंशन करने हैं। तो देखो, द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन order of decreasing reactivity. Its use is to predict whether a metal will displace another in a single displacement reaction. तो रिएक्टिविटी सीरीज एक प्रकार की मेटल्स की अरेंजमेंट की एक लिस्ट है जो कि डिक्रीज इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के ऑर्डर में होता है। ये प्रोडक्ट करते हैं कि मेटल कौन सा दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगी और नहीं करेगी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इट हेल्प्स डिटरमाइन द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। तो ये क्या है, एक प्रकार से डिटरमाइन करती है कि मेटल्स की जो रिलेटिव टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की या पॉजिटिव आयन्स बनाने की, उसको डिटरमाइन करती है। मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके साल्ट सॉल्यूशन में, जैसे कि जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इनके अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म कोरोजन विथ एन एग्जाम्पल और एग्जाम्पल एंड सजेस्ट ए मेथड टू प्रिवेंट इट। देखना, कोरोजन इज ए ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, यूजुअली मेटल्स बाय केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। क्या होता है, कोरोजन एक प्रकार का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन है, धीरे धीरे होने वाला नुकसान है मेटल्स का, मटेरियल का, जिसमें क्या केमिकल रिएक्शन होती है उसके एनवायरनमेंट के साथ में। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग। अब इसकी प्रिवेंशन की मेथड्स क्या है, तो आंसर है गैल्वेनाइजेशन। तो देखो, कोरोजन टिपिकली इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोरोजन में स्पेशली ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। रस्टिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर। गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट्स बाय दिस बाय coating the iron with a layer of zinc. Zinc is more reactive than iron, so it corrodes fast, protecting the iron underneath specific protection. तो क्या होता है, कोरोजन एक प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का या मेटल का कोरोजन होता है। जैसे कि आयरन है तो आयरन की रस्टिंग हुई तो आयरन ऑक्साइड बनेगा जो कि एयर और वाटर के एक्सपोजिशन के अंदर बनता है। अगर हम इसका गैल्वेनाइजेशन करें यानी कि जिंक की इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं तो जिंक क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो पहले ऊपर रहेगा ना, तो जिंक पहले कोरोड होगा उसके बाद में आयरन कोरोड होगा। नेक्स्ट है व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, गिव एन एग्जांपल। आयनिक कंपाउंड्स है उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, एग्जांपल दीजिए। तो देखो, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयरन्स। तो आयनिक कंपाउंड्स है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि अपोजिट चार्ज आयरन्स को अट्रैक्ट करता है। इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग फोर्स को या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। साथ साथ इसका एग्जांपल देखें जैसे कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है एल्यूमिनियम और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन का एक जो फुल रिएक्शन है बैलेंस्ड उसको लिखते हैं, अनबैलेंस्ड रिएक्शन को लिखेंगे। लिखने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट लगाते हैं कि इसके सामने वाले क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे क्लोरीन के सामने, एल्यूमिनियम के सामने, तो बैलेंस हो गया। इसके बाद में
हाइड्रोजन क्लोराइड के सामने 6 लगाते हैं और इधर 3 लगाते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाता है, पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब आपको नेक्स्ट है, नेम 2 नॉन मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सप्लेन वाई। आपको 2 गुड कंडक्टर के नाम लिखने हैं और आपको उनका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों गुड कंडक्टर्स हैं। तो देखो, ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, ये क्या है, 2 नॉन मेटल है गुड कंडक्टर। तो ग्रेफाइट क्या होती है, एक प्रकार का एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है ना, जो कार्बन एटम्स के बॉन्ड के बीच में 3 कार्बन के आपस में तो बॉन्ड होता है, जबकि और मिलकर एक हेक्सागोनल रिंग बनाती है। और जो 4th वैलेंसी है इलेक्ट्रॉन, वो इन सब के अंदर डिलोकलाइज्ड होती है, यानी कि वो फ्री रहती है, जिसके कारण जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। और ऐसे ही जो गैस कार्बन है, ये भी एक प्रकार से कार्बन का एक गुड कंडक्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज केटेनेशन, why is carbon unique in this property? Catenation is the self-linking property of an element to form long chain branches or rings. केटिनेशन एक प्रकार की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, जिसमें लॉन्ग चेन्स और ब्रांचेज और रिंग्स बनती है। जैसे कि कार्बन है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी में एक प्रकार से यूनिक होता है, क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है, टेट्रावेलेंसी होती है, और इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स। इसमें क्या है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और होते हैं। ये सारे फैक्टर्स अलाउ करते हैं कार्बन एटम को, जिससे कि वो स्टेबल स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना सके और दूसरे कार्बन एटम्स इन सब के फॉर्मेशन के अंदर एक वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अब देखो, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द एथेनॉल एंड मेंशन 1 केमिकल प्रॉपर्टीज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो बच्चों, एथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला हो तो CH3 CH2OH होता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, ये लो, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और OH फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर होता है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसके केमिकल प्रॉपर्टी, एथेनॉल अंडरगोज कंबशन। एथेनॉल में क्या होता है, कंबशन होता है, जिसमें बर्निंग ऑफ इन जैसे कंबशन है ना, कंबशन होता है तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जब भी एथेनॉल का कंबशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर वेपर बनेगी और रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है हीट और लाइट का इसमें से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल्स। तो देखो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एग्जांपल सहित आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, while unsaturated hydrocarbons contains at least 1 double bond or triple covalent bond between carbon atoms। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उनके अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में एक क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है सभी कार्बन्स के बीच में, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें कम से कम एक सिंगल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर होता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड सिंगल है तो CnH2n, जिनको अपन एल्केन्स बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जैसे आपके यहाँ एग्जाम्पल ये ब्यूटेन का है, ये एथेन का है, एथीन का है, और ये प्रोपाइन का है। नेक्स्ट है, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, गिव एन एग्जाम्पल विथ 2 मेंबर्स। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। तो देखो, ए होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विथ सिमिलर जनरल फॉर्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड
gradation in physical properties due to a fixed difference in molecular mass between adjacent members। तो इसका होमोलोगस सीरीज होती है, उसका कंपाउंड है, उसमें सिंगल जनरल फार्मूला होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती है, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें उनके मोलिकुलर मास और मेंबर्स के कारण उसमें डिफरेंस आता है। जैसे जो भी होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर्स होते हैं उन्हें होमोलोगस बोलते हैं। जैसे कि सक्सेसिव नंबर होता है उसमें CH2 इस यूनिट का डिफरेंस आता जाता है। अपन एक एल्केन और इनका एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये है मेथेन, इसमें CH2 होता है और एथेन के अंदर C2H2 होता है। तो इसमें आप देखोगे कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से CH2 एक यूनिट से डिफरेंस आ जाता है। इसमें डिफरेंशिएशन देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबसन ऑफ मेथेन। जो मेथेन है उसके केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसका कंबसन की जो केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो देखो, पहले तो क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद में हम आगे इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को, कंपाउंड को अपन कंबसन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ देखो, मेथेन का कंबसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर वेपर बनेगी। अब इनको बैलेंस करेंगे। सेकंड इक्वेशन में सेकंड स्टेप होती है बैलेंस करना। यहाँ ऑक्सीजन देखो, इसमें कितनी है, 2 और 1 3। तो यहाँ हम इसको क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। 2 से 4 हो जाएंगे और इस हाइड्रोजन H2O के सामने 2 लग जाएगा। फिर बाद में कार्बन को बैलेंस करेंगे तो कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो इस प्रकार से अपनी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी CH4 + 2H2O CO2 + 2H2O। नेक्स्ट है डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है, 2 मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपको लिखने हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स in food and utilize it to obtain energy for growth, repair and other life processes। तो न्यूट्रिशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को अंदर लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं उसके एनर्जी को। किस में यूटिलाइज करते हैं, ग्रोथ में, रिपेयर में और दूसरे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। और इसके साथ में इसके जो 2 मेन मोड्स है वो है, एक तो न्यूट्रिशन प्लांट्स के, एक तो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखो, प्लांट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। इनको यूज़ करके प्लांट खुद का अपना भोजन बनाते हैं। हेटरोट्रोपिक में क्या होता है, सब नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद ए बैलेंस इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस को आपको एक्सप्लेन करना है बैलेंस इक्वेशन के साथ। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म टू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इन कैप्चर्ड बाय chlorophyll and used to photosynthesize glucose, sugar or oxygen from carbon dioxide and water. The balanced chemical equation is। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ दूसरे प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो एक प्रकार से क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे क्लोरोफिल की सहायता से और उसको ग्लूकोज या शुगर सिंथेसाइज करने में यूज में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ बनता है। केमिकल इक्वेशन ये हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट के साथ मिलके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, स्टेट इट्स 2 फंक्शंस इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन is the process of water movement through the plants and its evaporation from aerial parts such as leaves, stem and flower।
तो ट्रांसपिरेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें वाटर मूवमेंट होता है किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू और एरियल पार्ट्स के द्वारा, जैसे कि लीव्स हैं, स्टेम और फ्लावर्स हैं। इसके दो मेन फंक्शंस है। पहला तो क्या होता है, वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस एरियाज ऑफ प्लांट्स बाय जाइलम थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल। जो वाटर और मिनरल है इस ट्रांसपिरेशन पुल, इस फोर्स के द्वारा प्लांट के सारे एरियाज के अंदर, पार्ट्स के अंदर जाइलम जो टिश्यू है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा है इसका हेल्प्स इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। प्लांट का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ब्रीफली मेंशन द रोल ऑफ स्टोमक। जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है और स्टोमक का रोल लिखना है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एंड एक्सटेंड टू फ्रॉम माउथ टू एनस। एक प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड रहती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके अंदर माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टस और एनस पार्ट्स होते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको स्टोमक का रोल बताना है। तो स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, एक जे शेप का ऑर्गन होता है जो कि फूड को टेम्परेली स्टोर करता है, स्टोर करने के साथ साथ मिक्स करता है, और ये एक डाइजेस्टिव जूस इसके अंदर से निकलता है जिसको गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं। इसका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोटीन का, और जो एसिडिक मीडियम है इस एसिडिक मीडियम के कारण इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको मारने का काम यह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक स्टोमक का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन 28 है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स विथ 2 पॉइंट्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यू। आर्टरीज है वो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसको हम बोलते हैं ना प्योर ब्लड, उसको हार्ट से बॉडी तक लेके जाने का काम करती है, जबकि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टुवर्ड्स द हार्ट, फ्रॉम बॉडी टू टुवर्ड्स द हार्ट। दो डिफरेंस डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। आर्टरीज है ना जो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन्स ट्रांसपोर्ट करती है टुवर्ड्स द हार्ट। दूसरा है वॉल थिकनेस। आर्टरीज की थिकनेस है ना वॉल की जो बड़ी ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी होती है, और ये हाई प्रेशर को स्टैंड कर लेती है, रोक लेती है, जबकि वेन्स है वो थिनर वॉल की होती है। इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए, और ये इसमें लो प्रेशर के अंदर ब्लड फ्लो होता है। बच्चों अभी तक 28 क्वेश्चन हुए हैं, पूरे 51 क्वेश्चन इस वीडियो में है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी। एक्सक्रीशन क्या है और यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी की क्या होती है किडनी की। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन एक प्रकार की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पैसिव पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, आपको एक एग्जांपल देना है पॉजिटिव ट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का। तो देखो आंसर है, ट्रॉपिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट पार्ट in response to an external stimulus such as light, gravity, water और chemical। यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट एक प्रकार की डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होती है जो कि प्लांट के पार्ट में रेस्पॉन्स होती है, और रेस्पॉन्स किसके कारण होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण। और वो एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो सकते हैं, लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है और केमिकल्स है। अगर एक एग्जांपल देखें पॉजिटिव ट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट और स्टेप टुवर्ड्स द सनलाइट सोर्स। सनलाइट सोर्स की तरफ जो ग्रोथ होती है प्लांट के
इन पार्ट्स की वो फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव मूवमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस विद एग्जांपल्स। तो देखो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस है, उनके एग्जांपल के साथ इनको डिफरेंशिएट करना है। तो वॉलंटरी एक्शंस आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल while involuntary actions are not conscious control and occur automatically। यानी कि वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं, जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस है ना, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है और ये ऑटोमेटिकली होते हैं। जैसे कि वॉलंटरी के एग्जांपल है राइटिंग विद ए पेन, क्योंकि ये फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। हम चाहे तो राइट पेन के द्वारा लिख सकते हैं, फिर हम नहीं भी लिखें, इसलिए वॉलंटरी एक्शन में आता है। जबकि इनवॉलंटरी एक्शन में जैसे कि हार्ट बीट और डाइजेशन है, ये अपने कंट्रोल के बाहर होता है। अगर हम नहीं भी चाहें तो भी हार्ट बीट चलती रहेगी और जो अपना ब्रेन अपना जो डाइजेशन है वो भी चलता रहेगा। तो किसके द्वारा? हिंड ब्रेन या मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विथ ए लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम के द्वारा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये जो न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन इसे नर्व सेल कहते हैं और इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ये जो न्यूरॉन है ना, ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। ये स्ट्रक्चर इसका जो है ना कि स्ट्रक्चर इस तरीके से स्ट्रक्चराइज्ड होता है, यह स्पेशलाइज्ड होती है अपने जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए। और इसके जो पार्ट्स हैं क्या क्या है, एक तो सेल बॉडी, जैसे ये है सेल बॉडी, जिसे सोमा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, डेंड्राइट्स। ये जो इसके चारों तरफ छोटे छोटे ब्रांच प्रोजेक्शंस होते हैं ना, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनका काम सिग्नल रिसीव करने का होता है वो दूसरे न्यूरॉन से। फिर है एक्सोन, ये जो इसे लंबा पार्ट होता है एक्सोन होता है, एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होती है जो कि इन सिग्नल्स को, जो डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं इन सिग्नल्स को, इसके द्वारा आगे जो नर्व एंड है उसके अंदर ट्रांसमिट करते हैं। फिर है एक्सोन टर्मिनल, ये जो पार्ट है ये है एक्सोन टर्मिनल, जिसे नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल आए थे सेल बॉडी से एक्सोन से होते हुए, उनको ये न्यूरो ट्रांसमिट करते हैं आगे की साइड के अंदर, और यहाँ से फिर बाद में जो नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगी उस नेक्स्ट न्यूरॉन की इन डेंड्राइट्स के साथ मिलकर सिनेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? डिस्क्राइब द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, उसके पाथ को डिस्क्राइब करना है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रकार का इनवॉलंटरी सडन रेस्पॉन्स है स्टिमुलस के प्रति। इसके अंदर क्या होता है कि एक रिफ्लेक्स आर्च is a neural path way that mediates a reflex action. The path typically involves the following components। और इसी तरीके से जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके लिए एक पाथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्च बोलते हैं। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो देखो जो न्यूरल एक्शन पाथ है उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, और स्टिमुलस जैसे पेन है, ये सभी जो इन रिसेप्टर्स के द्वारा स्किन के अंदर जो लगे रहते हैं रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा रिसीव किया जाता है। फिर सेंसरी न्यूरॉन इन स्टिमुलस को, सेंसरी न्यूरॉन नर्व इम्पल्स के थ्रू या फ्रॉम रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS से स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं। फिर वहाँ से
वहाँ से क्या होता है, रिले न्यूरॉन, जिसे इंटरन्यूरॉन भी बोलते हैं, इसे प्रोसेस द इम्पल्स विद इन द स्पाइनल कोड एंड ट्रांसमिट द मोटर न्यूरॉन। यहाँ से इन सिग्नल से इम्पल्स को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और फिर प्रोसेस करने के बाद इन स्पाइनल कोड के द्वारा जो इसके जो रेस्पॉन्स है उसे मोटर न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। ये जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कोड टू एन अफेक्टर ऑर्गन, यानी कि ये जो ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन अफेक्टर स्पाइनल कोड के थ्रू अफेक्टर ऑर्गन्स तक, और फिर जो इफेक्टर ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, वो जैसे मसल ग्लैंड है, मसल या ग्लैंड है, वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा इन स्टिमुलस के प्रति। अब यहाँ बात थी किसकी, पेन स्किन के अंदर, तो यहाँ क्या होगा, पुलिंग ए हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि हम किसी चुभती हुई नुकीली चीज़ पर रखेंगे हाथ या पैर, तो उसको वापस हाथ को खींच लेंगे, या फिर किसी गर्म चीज़ के हाथ लगाएंगे तो उसको वापस हाथ को खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये 4-5 चीज़ें मिलकर पूरा रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन एंड इट्स फंक्शन। अब आपको क्या है कि प्लांट हार्मोन है उसका नाम बताना है जो कि सेल एलोंगेशन के लिए काम करता है। तो इसका आंसर हो गया, सेल एलोंगेशन के लिए काम करता है हार्मोन, उसका नाम है ऑक्सिन। तो देखो, ऑक्सिन इज ए प्राइमरी प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन इन शूट्स। एक प्राइमरी प्लांट हार्मोन है जो कि शूट्स के अंदर, प्लांट के शूट के अंदर सेल एलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट्स फंक्शन इन्वॉल्व्स प्रोमोटिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सेल वॉल। इसके फंक्शंस है वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, किसके इन्वॉल्व करेंगे, लूजनिंग ऑफ सेल वॉल्स को, और सेल को जो अलाउ करेंगे टेक इन वाटर एंड एक्सपेंड, पानी उसके अंदर आए और वो एक्सपेंड हो जाए, जिस प्रकार से जो प्लांट आगे ग्रो करता है, लंबा होता है। तो इस सेल एलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। It also play a key role in phototropism and geotropism। इसी तरीके से फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म जो मूवमेंट होती है, ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है, उसमें भी इसका मेन रोल होता है इस हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, हाउ डू हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल कोऑर्डिनेटर्स इन ए ह्यूमन बॉडी, गिव वन एग्जांपल। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो कोऑर्डिनेटर के रूप में कैसे काम करते हैं, आपको उसका एक एग्जांपल देना है। तो देखो, हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट्स वेरियस बॉडीली फंक्शंस। हार्मोन्स है वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि बॉडीली फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या क्या है, तो देखो, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। जो हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़े जाते हैं, विच ट्रांसपोर्ट देम टू द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन ऑफ टिश्यू। और फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम से फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्पेशली जो टारगेट ऑर्गन्स है वहाँ तक या उन टिश्यूज़ तक। तो जैसे दे बाइंड द रिसेप्टर्स ऑन दीज टारगेट सेल्स triggering specific responses that maintain homeostatic growth and development। और फिर ये क्या करेंगे, वहाँ से टारगेट करेंगे, उन ट्रिगर करते हैं उन्हें स्पेसिफिक रेस्पॉन्स करने के लिए, होमोस्टेटिक्स मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब एग्जांपल जैसे इंसुलिन है, ये पैंक्रिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अगर आफ्टर ए मील इंसुलिन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड सिग्नल सेल दैट टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद में इंसुलिन रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और फिर ये सिग्नल देता है इन सेल्स को कि आपको ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना है, दस लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, जिससे कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लोअर कंसंट्रेशन बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रोडक्शन, वाई इज इट एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देना है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल क्यों है।
तो देखो, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि रिप्रोडक्शन एक प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा नए ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। क्या क्या रीजन्स है जिसके कारण रिप्रोडक्शन नेसेसरी है? तो देखो, पहला है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए। इट एंश्योर द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज अक्रॉस जनरेशन। ये क्या करेगा, एंश्योर करेगा सर्वाइवल और कंटिन्यूटी, जिससे कि स्पीसीज की जो जनरेशन के अंदर है ना, कंटिन्यूटी बनी रहे। दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स। जो डेड इंडिविजुअल्स हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। क्योंकि देखो, अगर ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, इंडिविजुअल मर जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी जो जनसंख्या खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उनका रिप्लेसमेंट जरूरी हो जाता है नई जनरेशन के द्वारा। तो इट हेल्प्स रिप्लेस इंडिविजुअल्स दैट डाई ड्यू टू नेचुरल कॉज, डिजीज और प्रिडेशन। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन includes genetic variations which is crucial for adaptation to changing environments and in evolution। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर धीरे धीरे जेनेटिक वेरिएशन आती रहती है, जिसके कारण एक लंबे समय में या नई जनरेशन का डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है, या फिर जो अपने एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उन चेंजेस के प्रति क्या कर लेते हैं, अडेप्टेशन हो जाता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद टू एडवांटेज ऑफ ईच। अब आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज देते हुए आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए सिंगल पेरेंट producing genetically identical offspring, while sexual reproduction involves two parents producing genetically diverse offspring। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल सिंगल पेरेंट है, वो रिप्रोड्यूस करता है और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इनके एडवांटेज क्या है, देखो, सेक्सुअल और सेक्सुअल के। तो सेक्सुअल का क्या होता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, जो ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट्स के लिए फेवरेबल होती है। दूसरा, इसमें केवल एक पेरेंट की नीड होती है, जिसके द्वारा इसमें मेट्स और स्कार्स होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है बच्चों, इसमें जेनेटिकली वेरिएशंस होती है ऑफस्प्रिंग के अंदर, जिसके द्वारा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ साथ इसमें एबिलिटी होती है अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज आउटब्रेक्स। इस तरीके से क्या होती है कि इनमें एनवायरमेंटल जो चेंजेस आते हैं, डिजीज आती है, उनके प्रति इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण उनमें एडेप्टेशन हो जाती है। देखो, इसको टेबलाइज किया है, फीचर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल वन पेरेंट होता है, जबकि सेक्सुअल में टू होते हैं। इसमें जेनेटिकली वेरिएशन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके की कोई जेनेटिकली वेरिएशंस नहीं आती, यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जैसा कि पेरेंट होता है वैसा ही ऑफस्प्रिंग होती है, जबकि सेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं। तो ये था अपना सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा विथ ए डायग्राम। अमीबा में आपको डायग्राम के सहित बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करना है। आंसर है बाइनरी फिजन ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो बाइनरी फिजन एक प्रकार का जो क्या है मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो सिंगल सेल है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है,
जैसे कि अमीबा की बात करें तो इसमें इस प्रकार से ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पहले तो क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। देखो यहाँ से पहले तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा, दूसरे डॉटर सेल के अंदर चला जाता है। तो न्यूक्लियस एलोंगेट होता है और डिवाइड होता है माइटोसिस के द्वारा। फिर साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि जो सेल का अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के अराउंड चला जाता है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड इट कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। फिर बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको पूर्णतः अलग कर दिया जाता है और दो नई डॉटर सेल्स बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोलिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। देखो, पोलिनेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। तो पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है मेल के जो एंथर है वहाँ से स्टिग्मा फीमेल तक पहुँचने का। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखते हैं इसके फीचर्स, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। पहला है पोलन सोर्स। तो पोलन ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या है कि पोलन ट्रांसफर्ड होते हैं स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर वन डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी कि सेल्फ पोलिनेशन में तो या तो उसी फ्लावर के प्लांट पे या उसी फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट फ्लावर के ऊपर जाता है। जेनेटिकली डाइवर्सिटी, तो अगर सेल्फ पोलिनेशन के अंदर इसकी कम होती है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विथ लेबल्ड पार्ट्स। आंसर है, ए फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो फ्लावर क्या है, एक फ्लोरिंग प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, क्या क्या है, एक तो सेपल है, पेटल है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बड के चारों ओर होती है उसे हम सेपल्स बोलते हैं। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ये सेपल्स कहलाते हैं। और पेटल्स हैं, ये कलर्ड होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पोलन्स को। इसको ये है, ये तो है सेपल। और ये जो कलरफुल ये है ना, ये क्या होते हैं, सेपल्स, पेटल्स होते हैं जो कि बर्ड्स को या फिर दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये देखो, ये जो है फ्लावर का जो पार्ट है ये स्टेमन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर एंथर होता है। ये जो पार्ट है ये क्या है, एंथर है, ठीक है, जो कि पोलन्स प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर फिलामेंट होती है। यानी कि अगर एक सिंगल एंथर को देखें तो इस तरीके से ये जो एंथर हो गया और ये जो पार्ट हो गया, ये एंथर है, ये फिलामेंट है और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। फिर पिस्टिल या कार्पल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट होता है जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी होती है। यानी कि स्टिग्मा है जो कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करती है। स्टाइल है, ये कंटिन्यू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ओवेरी तक जाती है और ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होता है। तो ये जो पार्ट है, ये देखो, ये जो पार्ट है ये पार्ट इसका पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है। यहाँ पर ये ओवेरी हो गई, ये इसकी स्टाइल हो गई, ये और ये ये इसका स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल हो गई और ये इसकी ओवेरी हो गई, ठीक है। तो फिलामेंट के अंदर तो फिलामेंट और एंथर मिलकर तो स्टेमन बनाते हैं, जबकि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी मिलकर कार्पेल या पिस्टिल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन ब्रीफली। जो ह्यूमन्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज ए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स।
ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो मेल और फीमेल गेमेट्स के फ्यूजन के द्वारा होती है। इसमें यानी कि स्पर्म एंड एग है वो फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले तो होता है इंसेमिनेशन, यानी कि स्पर्म है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। फिर बाद में वहाँ से स्पर्म का मूवमेंट होता है, यानी कि स्पर्म ट्रेवल थ्रू द सर्विक्स एंड यूट्रस टू द फिलोपियन ट्यूब। फिर नेक्स्ट है फ्यूजन। तो एक सिंगल जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट करता है, कहाँ प्रवेश करेगा, आउटर लेयर ऑफ द एग इन द फिलोपियन ट्यूब। फिर यहाँ से जाइगोट फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो न्यूक्लियाई है स्पर्म का और एग का वो फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद में एक सिंगल सेल बनाते हैं, उस सिंगल सेल को जाइगोट बोलते हैं। और इस जाइगोट के अंदर ही कंप्लीट जेनेटिकल मटेरियल होता है और इंडिविजुअल इसी जाइगोट से डेवलप होता है। फिर बाद में ये जाइगोट है इसका इम्प्लांटेशन होता है, क्योंकि जाइगोट कहाँ बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है ट्यूब के अंदर और ओविडक्ट के अंदर, और ओविडक्ट से फिर बाद में ये जो आगे मूव करता हुआ यूट्रस में आता है, और यूट्रस में आने के बाद में वहाँ पर उसका यूटेराइन वायल के अंदर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। कुछ हेरिडिटी और जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको डिफाइन करना है। तो देखो, हेरिडिटी इज ए ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम द जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि हेरिडिटी है ट्रेड्स का ट्रांसफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, और इस टर्म को जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये किसने दिया था, विलियम बेटसन ने। ऐसे हेरिडिटी रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स टू आर पास्ड डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटी एक प्रकार से वो प्रोसेस है जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो अपने एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट यानी कि ऑफस्प्रिंग के अंदर एक पेरेंट से या दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। दिस इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेट्स। तो इसमें दोनों फिजिकल और बायोलॉजिकल लक्षण हैं वो इसमें आते हैं। जबकि जेनेटिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोसेस इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि जेनेटिक्स क्या है, एक प्रकार का साइंटिफिक स्टडी है किसकी, इन सभी प्रोसेस की, जिसमें जीन्स हैं, जेनेटिक वेरिएशंस हैं और हेरिडिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब के अंदर आते हैं। विलियम बेटसन ए प्रोमिनेंट इंग्लिश बायोलॉजिस्ट इज क्रिएटेड दैट coining of term genetics in 1905। तो विलियम बेटसन है जिनने जेनेटिक्स टर्म को बनाया था और ये 1905 के अंदर इन्होंने जेनेटिक्स टर्म दी थी। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ gametes the two alleles are for a gene separate from each other such that each gamete carries only one allele egg। यानी कि ये जो सेग्रीगेशन का लॉ है वो क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है या फिर जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होते हैं उस टाइम दो एलील्स है ना वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग रहते हैं, और नई पीढ़ी के अंदर या जो गैमेट है वो अपने इन एलील्स को आगे कैरी करते हैं। इट इज स्टेट दैट एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट 2 alleles for each gene, one from each parent। इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि एक प्रकार का ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जेनेटिक्स का। इसमें ऑर्गेनिज्म इनहेरिट करते हैं 2 एलील्स को हर एक जीन के, एक तो होता है इसका डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। ठीक है, और ये जो 2 एलील आते हैं वो हर एक पेरेंट से आते हैं। जैसे कि when the organism produces gametes, sperm or egg cell, these 2 alleles separate and each gamete receives only one allele। तो हर एक गैमेट इसमें क्या करता है, एक एलील लेकर अपने साथ आगे चलता है। एग्जाम्पल, अगर देखें कि कोई जीन है फ्लावर कलर का,
जैसे कि P इज द डोमिनेंट एलिल एंड द पर्पल फ्लावर एंड द स्मॉल p इज द रेसेसिव एलिल फॉर द वाइट फ्लावर्स। ये तो दोनों है, इसमें से एक तो दो एलिल हो गए, एक तो डोमिनेंट और एक रेसेसिव। ए हेट्रोजाइगस प्लांट हैज द जीनोटाइप PP, और जो जीनोटाइप P कैपिटल P स्मॉल p वाला है वो कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब प्लांट आगे प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स तो उसमें से 50% तो कैसे होंगे गैमेट जो कैपिटल P एलिल वाले होंगे, और 50% कैसे होंगे स्मॉल p वाले एलिल्स के होंगे। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करता है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस। आपको इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो होमोजाइगस कंडीशंस हैज two identical alleles for a specific gene, while the heterozygous conditions has two different alleles for the same gamete। यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी आइडेंटिकल एलिल होगा उसके दो सेम एलिल होंगे, स्पेसिफिक जीन के सेम एलिल्स होंगे, और जबकि जो हेट्रोजाइगस होगा उसमें डिफरेंट एलिल्स होंगे। जैसा अभी यहाँ देखिए ये है कैपिटल टी इसमें होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें हेट्रोजाइगस है। देखो अब इसका होमोजाइगस का मतलब एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर ए जीन ऑफ इफ दे पोजेस टू आइडेंटिकल एलिल्स, फॉर एग्जांपल कैपिटल पी होमोजाइगस डोमिनेंट है, पर्पल फ्लावर है, यहाँ पर दोनों सेम एलिल है इसलिए इसको होमोजाइगस बोलते हैं। और या फिर स्मॉल टी या स्मॉल पी यहाँ भी दोनों कैसे होंगे, सेम हो गए, इसलिए इसको भी होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, जिसमें जीन है वो दोनों डिफरेंट एलिल्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल P स्मॉल p या कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल G स्मॉल g, ये सभी हेट्रोजाइगस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमंस सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी कि क्या होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन है एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो डिटरमाइन करता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, इसमें ह्यूमंस है, इसमें देखो क्रोमोसोम्स है वो इनहेरिट होते हैं किससे, पेरेंट्स से, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ देखते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं मेल के अंदर वो तो होते हैं एक्स और वाई, जबकि फीमेल में होता है एक्स। ठीक है, ये जब आपस में क्रॉस होंगे या फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर एक्स एलील के साथ एक्स के साथ इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट कैसा बनेगा, डबल एक्स, यानी कि बेबी बनेगी। और अगर एक्स के साथ वाई होता है तो कैसा बनेगा, बॉय बनेगा। ठीक है, अब ये देखो चूँकि फीमेल में तो क्या है दोनों एक्स एलील्स होते हैं, इसलिए इसको कैरी करने का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फीमेल के एलिल्स का कोई रोल नहीं होता है, मेन रोल होता है मेल एलिल्स का, क्योंकि मेल में जो वाई एलिल है ये डिटरमाइन करता है कि फीमेल है बनेगा या फिर मेल बनेगा। तो देखो क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमोसोम्स ह्यूमन है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें एक पेयर कौन सा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से 22 + 1 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी ये जो वन पेयर है, ये वन पेयर है वो तो जैसे फीमेल में तो XX हो गया और मेल में XY हो गया। अब फिर पेरेंटल कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, जैसे यहाँ ये जो समझा है अभी मैंने कि फीमेल XX क्रोमोसोम्स गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जो कि सारी जितने भी एग्स होंगे उनमें सब में क्या होंगे, X क्रोमोसोम्स होंगे, जबकि मेल है इसमें XY प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म, और ये कैरी करेंगे X और Y दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे, अगर X कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को तो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप XX होगा जो कि फीमेल बनेगी, और अगर Y कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को तो ऑफस्प्रिंग बनेगा XY जो कि मेल होगा। तो इस प्रकार से जो स्पर्म है वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, न कि एग्स डिटरमाइन करते हैं। तो ये तो हो गया अपना सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस।
नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। इसके इनको आपको डिफाइन करना है। तो इवोल्यूशन इज द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेड इज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स थ्रू एक्सरसाइज। तो इवोल्यूशन क्या है? एक प्रकार का चेंज है हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कि बायोलॉजिकल पॉपुलेशन के अंदर आगे से आगे जनरेशन के अंदर सक्सेसिव होता है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखें, इवोल्यूशन क्या होता है? दिस प्रोसेस रिलाइज ऑन जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस एक्यूमुलेटिंग ओवर टाइम। तो ये जो इवोल्यूशन है ये क्या करती है? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो डिफरेंस है उनको आगे से आगे कैरी करती है और एक्यूमुलेट होती है। हर एक आगे जो नई जनरेशन आएगी उसके अंदर इसकी संख्या या इन डिफरेंसेस का क्या होता है, उसमें एक्यूमुलेशन होता जाता है। एक्वायर्ड ट्रेड्स यानी कि दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म्स लाइफ टाइम ड्यू टू द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस और डिसयूज ऑफ फीचर्स। दे आर जनरली नॉट हेरिटेबल। यानी कि क्या होता है कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है वो जो करेक्टराइज होते हैं डेवलप ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम के अंदर क्या होता है वो डेवलप किए जाते हैं एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस के कारण और या उसके यूज और डिसयूज के कारण। और जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं वो आगे कैरी न्यू जनरेशन के अंदर कैरी नहीं करते, यानी कि इनहेरिटेबल होते हैं। जैसे कि अगर कोई एक पर्सन है अपनी लाइफ के अंदर वेट डेवलप करता है लार्जर स्ट्रॉन्गर मसल से, वो एक्सरसाइज कर करके मसल से स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये जो दोनों क्वालिटीज़ है, कैरेक्टर्स हैं, वजन बढ़ाना और स्ट्रॉन्गर मसल्स का, दिस मसल्स मास इज़ एन एक्वायर्ड ट्रेड। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, ये जेनेटिकली नहीं है, जिसके कारण ये अपने जो न्यू चिल्ड्रन या ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर कैरी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिकेशन एंड इट्स कोज। स्पेसिफिकेशन क्या है और उसका कारण आपको देना है। तो देखो स्पेसिफिकेशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज अराइज। स्पेसिफिकेशन एक प्रकार का इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें नई स्पीसीज बनती है। एक कॉमन कोज ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए, यानी कि जो एक स्पीसीज के कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ इंडिविजुअल्स हैं दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में चले जाएं तो एक लार्जर टाइम पीरियड के अंदर वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। देखो स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का रिजल्ट होता है कि पॉपुलेशन में जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन ये क्या होता है, व्हेन ए फिजिकल बैरियर लाइक माउंटेन रेंज रिवर और ओशंस सेपरेट्स ए पॉपुलेशन इनटू 2 और मोर ग्रुप्स, जीन फ्लो बिटवीन दीज ग्रुप्स स्टॉप्स। यानी कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होगा कि कोई फिजिकल बैरियर जैसे कि माउंटेन है, बड़ी माउंटेन रेंज है या फिर रिवर है, ओशन है, ये एक पॉपुलेशन को सेपरेट कर देते हैं दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, जिसके कारण उनमें जीन का फ्लो रुक जाता है। ओवर टाइम ईच ग्रुप्स अडेप्ट्स इट्स लोकल एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन एंड एक्यूमुलेट्स जेनेटिक डिफरेंसेस। फिर एक लंबे समय के अंदर इन लोगों के अंदर या इन इंडिविजुअल्स के अंदर लोकल एनवायरनमेंट के लिए एडेप्टेशन हो जाती है, जिससे कि उनका जो जेनेटिक डिफरेंसेस है वो एक्यूमुलेट उसमें होता जाता है और इवेंचुअली दीज डिफरेंसेस बिकम सो सिग्निफिकेंट दैट द ग्रुप कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड इवन इफ द बैरियर इज रिमूव्ड। और इवेंचुअली क्या होता है कि जो डिफरेंसेस हैं वो सिग्निफिकेंट, यानी कि इन लॉन्गर टाइम के अंदर ये जब एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये बैरियर रिमूव भी कर दिए जाए तो भी उनके अंदर न्यू स्पीशीज बन जाएगी और यानी कि वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो इस प्रकार से इस स्पेसिफिकेशन का
जो मेन रीज़न क्या होता है, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो देखो, एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म interacting with each other and their non-living environment. Its two main components are biotic living and abiotic non-living factors. यानी इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी का या जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, किसके साथ, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ और लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, ये जो उनकी कम्युनिटी का इंटरेक्शन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और इस इकोसिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। बायोटिक तो कैसा होता है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ, और एबायोटिक होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। अब इन लिविंग और नॉन लिविंग को अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक बार या फिर कंटिन्यूसली जो उसके साथ रहते हैं उसके बारे में है। तो देखो, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, किसी भी इंडिविजुअल्स के आस पड़ोस के एरिया में जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। जबकि एबायोटिक में क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, जो फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, सोइल, एटमॉस्फेयर, ये सभी नॉन लिविंग है, इसलिए इनको एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में इन डिकम्पोजर्स का जो रोल है उसको एक्सप्लेन करना है। तो डिकम्पोजर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो डिकम्पोजर्स हैं एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट साइकिल में, डेड ऑर्गेनिज्म को या डेड ऑर्गेनिक मैटर को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करके। तो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों के अंदर उनको ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दिस न्यूट्रिएंट्स आर देन रिटर्न टू द सॉइल। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इन डिकम्पोजर्स के द्वारा ब्रेक डाउन किए हुए, ये वापस रिटर्न हो जाते हैं सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर, और वापस मेकिंग देम अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसर्स प्लांट्स टू यूज़ अगेन। फिर वापस जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको दोबारा यूज़ करने के लिए अवेलेबल बनाते हैं, दस मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन द इकोसिस्टम। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, यूज़ या फिर अपने आप को वापस अवेलेबल करते हैं ना। तो इस प्रकार से एक पूरा साइकिल बन जाता है, पूरे साइकिल है, ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ एनर्जी और मैटर है ना इकोसिस्टम के लिए, उसको अपने आप को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फूड चेन, ड्रॉ ए सिंपल फूड चेन विथ 4 ऑर्गेनिज्म। फूड चेन क्या है, इसका हमें क्या करना है, एक फूड चेन ड्रॉ करनी है 4 ऑर्गेनिज्म को लेते हुए, ठीक है। तो देखो, ए फूड चेन इज ए लीनियर सीक्वेंस शोविंग द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एज दे कंज्यूम ईच अदर। तो फूड चेन है एक प्रकार का लीनियर सीक्वेंस होता है जो एनर्जी के फ्लो को शो करता है, न्यूट्रिएंट्स को शो करेगा, कहाँ से, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं। तो देखो, एक सिंपल फूड चेन है, उसमें 4 ऑर्गेनिज्म जिसका अपन देखें, जैसे ग्रास है, ग्रास होफर है, फ्रॉग है, स्नेक है, ठीक है, ये 4 हो गए। तो आप देखो, इसमें मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, एक तो 3 ऑर्गेनिज्म का, एक 4 ऑर्गेनिज्म का और एक 5 ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अगर हम ये 4 की बात करें तो ग्रास आ गया, ग्रास होफर, फ्रॉग और स्नेक या पाइथन, यहाँ पर ईगल को स्टॉप कर देना है। ये सारे के सारे आपके सामने फूड चेन के एग्जांपल्स हैं।
अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 51, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक बैक्टीरियल एक्शन, वाइल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट। यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। तो अब यहाँ इन दोनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बायोडिग्रेडेबल एग्जाम्पल है जैसे कि पेपर है, फूड स्क्रैप है, कॉटन है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स के या वेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ये डिकम्पोज नेचुरली एक थोड़े टाइम के अंदर अपने आप ही डिकम्पोज हो जाते हैं। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल एग्जाम्पल हैं उसका देखें, प्लास्टिक, ग्लास और सर्टेन मेटल्स हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ये persist in environment for a very long time and can cause pollution। इसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उसके एग्जांपल देखें, प्लास्टिक है, ग्लास है, कुछ मेटल्स हैं, ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रह सकती है और एक पोल्यूशन का कारण बनती है। तो बच्चों, ये अपना वीडियो था जिसमें फिजिक्स अभी अपन ने ऐड नहीं करी है, यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसके 51 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपन ने इस वीडियो में लिए हैं। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम फिजिक्स के और पिछले जो एग्ज़ाम्स हैं, पिछले 3-4 साल के जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।